तो हम यहाँ पे देखो जल के साथ में अभिक्रिया से पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कौन सी तो ज्यादा अभिक्रियाशील है और कौन सी कम अभिक्रियाशील है। तो सबसे पहले लो ठंडा पानी, है ना, और उसमें जैसे आपके पास सोडियम है, पोटेशियम है, कुछ एक धातुएं ले लो, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, लोहा हो गया, तांबा हो गया और Ag एंड Au, सोना और चांदी, है ना। तो इतनी सारी धातुएं अपन ने ले ली है। अब इनमें ये देखने की कोशिश करते हैं कि कौन सी ज्यादा अभिक्रियाशील, कौन सी कम अभिक्रियाशील। तो सबसे पहले सबको किसमें डालो, ठंडे पानी में डालो और देखो कि कौन कौन सी अभिक्रिया यहाँ पे कर लेती है। तो आपको पता है कि ठंडे पानी के साथ में ये और ये अभिक्रिया कर लेगी, है ना, और बाकी किसी के कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी अभिक्रिया नहीं करेगी। तो मतलब सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील तो ये हो गई। फिर उसके बाद में कि इनको डालो पानी में, है ना, कि देखो नेक्स्ट किसका आ जाता है कि ठंडे पानी के अंदर जो हो गई उनको तो छोड़ो, उनको तो हटा दो। और फिर अब देखो नेक्स्ट क्या करेंगे कि गर्म पानी में इनको डालेंगे धातुओं को। तो कौन कौन सी धातु यहाँ पे अभिक्रिया कर लेती है, तो पता कैसे चलेगा। तो देखो कि जो धातु पानी के ऊपर आ गई, पानी के ऊपर तैरने लग जाती है, मतलब क्या है कि पानी के साथ में, गर्म पानी के साथ में उसकी अभिक्रिया हुई है। अब उनके तैरने का कारण क्या है, तो पहले तो देखो जब आप धातु को किसमें, जैसे इनमें डालोगे सभी धातुओं को, है ना, तो ये डूब जाएगी सभी धातुएं क्योंकि डेंसिटी इनकी ज्यादा होती है। फिर उसके बाद में मैग्नीशियम और कैल्शियम ये दोनों क्या करेंगे, H2O से क्रिया करेंगे और क्या बना लेंगे, MgOH का होल ट्वाइस प्लस H2 गैस, और यहाँ पे ये क्या बना लेगा, CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2 गैस। अब ये जो H2 गैस है जो यहाँ पे रिलीज हो रही है वो कहाँ जाएगी, जैसे ये मैग्नीशियम और ये कैल्शियम धातु है तो इनके यहाँ पे आके बबल्स की तरह चिपक जाएगी। अब ये देखो कि जैसे ये बबल्स आके चिपके हैं इसकी डेंसिटी हल्की हो गई क्योंकि ये जो आयतन है वो थोड़ा बढ़ गया, उसकी वजह से डेंसिटी कम, और धातु कहाँ जाएगी, पानी के ऊपर। तो पानी के ऊपर आने वाली धातुओं का मतलब ये हो गया कि ये क्या कर रही है, यहाँ पे अभिक्रिया कर रही है और उससे क्या बन रही है, इनके हाइड्रोक्साइड बन रहे हैं और साथ में निकल रही है हाइड्रोजन गैस। उसी हाइड्रोजन गैस की वजह से ये कहाँ पाई है, ऊपर, और बाकी जो नीचे है वो सब धातुएं गर्म पानी के साथ में अभिक्रिया नहीं करती है। फिर उसके बाद में देखो कि एक चीज और बच गई अभी, क्या, तो गर्म पानी के बाद में बनती है भाप, है ना। तो H2O की अगर भाप से भी कोई क्रिया करता है ना, तो भाप से कौन कौन क्रिया करता है, तो देखो कि आगे वाली धातुओं को, इन दोनों को भी हटा दो, आगे वाली धातु जैसे Al, Fe, Cu, इनकी किस पे करवाए, इनकी क्रिया करवाएंगे भाप से, है ना। और भाप से जब इनकी क्रिया करवाएंगे तो ये क्रिया करके क्या बना लेंगे, जैसे Al प्लस H2O और क्या बना लेगा, Al2O3 प्लस हाइड्रोजन गैस, और इसी तरीके से Fe भी क्या बना लेगा, Fe प्लस H2O और Fe2O3 प्लस हाइड्रोजन गैस। अब देखो नेक्स्ट क्या करेंगे कि गर्म पानी में इनको डालेंगे धातुओं को। तो कौन कौन सी धातु यहाँ पे अभिक्रिया कर लेती है, तो पता कैसे चलेगा, तो देखो कि जो धातु पानी के ऊपर आ गई, पानी के ऊपर तैरने लग जाती है, मतलब क्या है कि पानी के साथ में, गर्म पानी के साथ में उसकी अभिक्रिया हुई है। अब उनके तैरने का कारण क्या है, तो पहले तो देखो जब आप धातु को किसमें, जैसे इनमें डालोगे सभी धातुओं को, है ना, तो ये डूब जाएगी सभी धातुएं क्योंकि डेंसिटी इनकी ज्यादा होती है। फिर उसके बाद में मैग्नीशियम और कैल्शियम ये दोनों क्या करेंगे, H2O से क्रिया करेंगे और क्या बना लेंगे, MgOH का होल ट्वाइस प्लस H2 गैस, और यहाँ पे ये क्या बना लेगा, CaOH का होल ट्वाइस
प्लस H2 गैस। अब ये जो H2 गैस है जो यहाँ पे रिलीज हो रही है वो कहाँ जाएगी, जैसे ये मैग्नीशियम और ये कैल्शियम धातु है तो इनके यहाँ पे आके बबल्स की तरह चिपक जाएगी। अब ये देखो कि जैसे ये बबल्स आके चिपके हैं इसकी डेंसिटी हल्की हो गई क्योंकि ये जो आयतन है वो थोड़ा बढ़ गया, उसकी वजह से डेंसिटी कम, और धातु कहाँ जाएगी, पानी के ऊपर। तो पानी के ऊपर आने वाली धातुओं का मतलब ये हो गया कि ये क्या कर रही है, यहाँ पे अभिक्रिया कर रही है और उससे क्या बन रही है, इनके हाइड्रोक्साइड बन रहे हैं और साथ में निकल रही है हाइड्रोजन गैस। उसी हाइड्रोजन गैस की वजह से ये कहाँ पाई है, ऊपर, और बाकी जो नीचे है वो सब धातुएं गर्म पानी के साथ में अभिक्रिया नहीं करती है। फिर उसके बाद में देखो कि एक चीज और बच गई अभी, क्या, तो गर्म पानी के बाद में बनती है भाप, है ना। तो H2O की अगर भाप से भी कोई क्रिया करता है ना, तो भाप से कौन कौन क्रिया करता है, तो देखो कि आगे वाली धातुओं को, इन दोनों को भी हटा दो, आगे वाली धातु जैसे Al, Fe, Cu, इनकी किस पे करवाए, इनकी क्रिया करवाएंगे भाप से, है ना। और भाप से जब इनकी क्रिया करवाएंगे तो ये क्रिया करके क्या बना लेंगे, जैसे Al प्लस H2O और क्या बना लेगा, Al2O3 प्लस हाइड्रोजन गैस। और इसी तरीके से Fe भी क्या बना लेगा, Fe प्लस H2O और Fe2। बाकी जो बची हुई धातुएं हैं कि इनके आगे वाली जैसे ये Cu, Ag और Au, ये किसी से भी अभिक्रिया नहीं करेंगे, यानी गर्म पानी के साथ में भी अभिक्रिया नहीं करेंगे और भाप के साथ में भी अभिक्रिया नहीं करेंगे। तो कि हम ये कह सकते हैं कि जिन्होंने ठंडे पानी से ही अभिक्रिया कर ली वो बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील, और जिनकी गर्म पानी से अभिक्रिया हुई है वो उनसे कम अभिक्रियाशील, जिनकी भाप से अभिक्रिया हुई है वो उनसे भी कम अभिक्रियाशील, और जिन्होंने अभिक्रिया की नहीं तीनों से ही, पानी के किसी भी रूप से अभिक्रिया नहीं की, वो बहुत कम अभिक्रियाशील है।